हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक को फुल कंप्लीट करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, वो है थर्मो और डायनामिक। थर्मो मतलब है हीट और डायनामिक मतलब है पावर। डील करे एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन मतलब वो हीट एनर्जी हो सकती है या वर्क डन हुआ हो, वो जब एनर्जी इंटरेक्शन करे या जिसके कारण जो सिस्टम है उसका प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आए या वो क्या करे, इफेक्ट करे प्रॉपर्टीज़ को, सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करे, इसी को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे सराउंडिंग सिस्टम और बाउंड्री क्या है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है, मान लीजिए हमारे पास एक वाटर बोतल है जिसमें के वाटर फिलअप किया गया है। जिस चीज़ पे हम स्टडी करते हैं तो उसी चीज़ को हम सिस्टम कहेंगे। तो इस वाटर बोतल में हम किस चीज़ या स्टडी करेंगे, वो है वाटर पे। तो ये वाटर ही हुआ इसका अंदर का सिस्टम। और इस बोतल में जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है इसको हम कहेंगे बाउंड्री। और सिस्टम और बाउंड्री को छोड़ के और जो भी कुछ बचा उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ है ये सब है सराउंडिंग। यहाँ जो अंदर में जो वाटर है वो है सिस्टम और ये जो डॉटेड लाइन है वो है हमारा बाउंड्री। बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्या है, हमने वाटर भरा हुआ है तो उसको हम H2O लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर एक डॉटेड लाइन किया गया और एक सॉलिड लाइन। तो डॉटेड लाइन जो है वो है ये वाला लाइन और जो सॉलिड लाइन है वो है इसके आउटर पार्ट में। तो जो डॉटेड लाइन है हम उसको कहेंगे इमेजिनरी बाउंड्री, जबकि जो आउटर मोस्ट जो लाइन है सॉलिड लाइन उसको हम कहेंगे रियल बाउंड्री। इससे आपको पता चलता है कि बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। बाउंड्री जो है वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसका रहेगा रिजिड कंटेनर हम लेंगे, मतलब उसका जो बाउंड्री रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका जो बाउंड्री है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो मान लीजिए जब कभी भी अगर रिजिड बाउंड्री हुआ तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इसमें जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो, क्योंकि जब आप इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे Q तो इसमें जो टेम्परेचर मान लीजिए इसमें है 25 डिग्री सेल्सियस और इसके अंदर है एयर, इस रिजिड कंटेनर के अंदर एयर है। तो जब आप इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें रिजिड बाउंड्री होने के कारण इसका बाउंड्री एक्सपेंड करेगा नहीं। और इसमें जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा, कभी भी इसमें वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा रिजिड कंटेनर के केस में, क्योंकि इसका बाउंड्री जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा क्योंकि हम इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड, ये है एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, मतलब जब हमारा बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो तब कैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है। जब हम इसमें क्या हीट प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए हमने इसमें Q हीट प्रोवाइड किया, इसमें टेम्परेचर पहले था 25 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ जो पिस्टन है वो यहाँ से यहाँ तक मूव होगा, वो अपने इनिशियल पोजीशन से ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करेगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें जो वर्क डन होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वर्क डन विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। और इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा इसमें। ये साइड और इस साइड का जो बाउंड्री है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो इससे आप बोल सकते हैं ये और ये वाला साइड का जो बाउंड्री है वो है फ्लेक्सिबल बाउंड्री, जबकि ये ऊपर और नीचे का जो है वो है रिजिड बाउंड्री, क्योंकि ये और ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है। तो सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स का होता है, एक है क्लोज सिस्टम, सेकेंड है आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड है ओपन सिस्टम। अब हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास इंटरेक्शन ना हो लेकिन एनर्जी इंटरेक्शन हो। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, के अंदर एयर है, तो इसमें आप समझ सकते हैं हमारे पास जो सिस्टम है वो है एयर,
कि जब हम इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे Q, तो इसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा धीरे धीरे। लेकिन क्या इसके अंदर का जो मास है वो क्या सराउंडिंग के साथ कुछ इंटरेक्ट होगा, मतलब कनेक्ट हो सकेगा? नहीं, क्योंकि इसका जो साइड में जो बाउंड्री है वो रिजिड बाउंड्री है और या फिक्स्ड बाउंड्री है। उसीलिए ये एक क्लोज्ड कंटेनर होने के कारण इसमें जो मास इंटरेक्शन वो नहीं होगा। आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब बाउंड्री से भी हीट रेडिएट होगा, मतलब जो अंदर का टेम्परेचर होगा या हीट होगा वो भी क्या होगा, बाहर की ओर सराउंडिंग की ओर हीट जो होगा वो रेडिएट होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं इसमें एनर्जी जो है वो इंटरैक्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे, जिसमें मास इंटरेक्शन नहीं होगा लेकिन एनर्जी इंटरेक्शन होगा। फ्रेंड्स, हम क्लोज सिस्टम को ही समझेंगे जब हमारे पास एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होगा। वहाँ हमने समझा जब हमारे पास एक रिजिड कंटेनर होगा तब क्या होगा। अब हम समझेंगे जब हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर होगा, मतलब जिसका बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकता है, तब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट लिया है जहाँ ये है पिस्टन। जब हम इसमें Q हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो है टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें जो वर्क डन इसमें कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा, मतलब एनर्जी जो है इसमें इंटरेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। लेकिन फिर भी इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो मास है वो इंटरेक्ट नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, ना ही मास के फॉर्म में ना ही एनर्जी के फॉर्म में। अब हमारे पास एक रिजिड कंटेनर है तो उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास जो सिस्टम है वो है एयर। तो इसको हमें बनाना है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब इसका ना ही मास इंटरेक्शन हो ना ही इसका एनर्जी इंटरेक्शन हो सराउंडिंग के साथ। तो मास इंटरेक्शन ना हो इसका मतलब ये रिजिड कंटेनर है, इसलिए इसका पहले से ही हमें पता है इसका मास इंटरेक्शन जो होगा वो नो होगा सराउंडिंग के साथ। लेकिन आपको जैसे कि पता है इसका एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है अभी भी, इसलिए हम ये जो शेडेड पार्ट है ये शो करता है कि इसके ऊपर एक इंसुलेटेड लेयर है जो कि इसका हीट इंटरेक्शन नहीं होने देगा सराउंडिंग के साथ। तो इससे हम बोल सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का। अब मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंड्रिकल सिस्टम है, तो उसको हम कैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, उसके ऊपर मान लीजिए जब हम उसे आइसोलेटेड सिस्टम बनाने, मतलब उसमें जो मास इंटरेक्शन वो जो है नहीं होना चाहिए। तो जब हम सिंपली पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में हीट प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है इसमें वर्क डन तो होगा लेकिन इसमें जो है मास इंटरेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हमारा पहला जो चीज़ है वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी जो है वो इंटरेक्ट हो जा रहा है जिसको कि हमें नहीं करवाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो वर्क डन हो रहा है उसको रोकना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टॉपर का यूज़ करेंगे जो क्या करता है पिस्टन को मूव होने से रोकता है, मतलब हमारा जो एनर्जी है उसको इंटरेक्ट होने से रोकता है, चाहे वो वर्क डन के फॉर्म हो या हीट के फॉर्म में हो। उसीलिए वर्क डन को रोकने के लिए हमने क्या किया, एक स्टॉपर का यूज़ किया जो कि रोक रहा है पिस्टन को मूव होने से। और हमें अब हीट को भी रोकना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी इंसुलेट कर देंगे। इंसुलेट कर देने से इससे क्या होगा, एनर्जी इंटरेक्शन नहीं होगा, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो या वर्क डन के फॉर्म में हो। इससे आपको पता चल रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है, सिस्टम जिसमें मास इंटरेक्शन भी हो और एनर्जी इंटरेक्शन भी हो विथ सराउंडिंग। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, उसका अपर पार्ट ओपन है, तो उससे आपको पता चल जा रहा है कि जब हम उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे उसका अंदर जो वाटर है उस कंटेनर के अंदर वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब मास जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है सराउंडिंग के साथ और जो हीट है वो भी इंटरेक्ट हो रहा है सराउंडिंग के। इसीलिए ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम भी कहा जाता है और क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास भी कहा जाता है। ऑफ क्लोज सिस्टम इज कंप्रेशन और एक्सपेंशन। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्ट कंटेनर्स और ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है
पंप, टरबाइन, स्टीम जनरेटर, कंडेंसर। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ हम किसे कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बताए जिसको कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू से असाइन कर सके किसी भी समय, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मास, हम किसी भी सिस्टम का मास पता कर सकते हैं, उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। लेकिन हम स्मेल, कलर ये सब को प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम उसको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते हैं किसी भी टाइम में, इसीलिए हम उसको प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। प्रॉपर्टी टू टाइप्स का होता है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो कि डिपेंड करता है साइज ऑफ द सिस्टम या मास ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेट्रा। अब हम समझते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहेंगे जो कि चेंज हो जाता है, मतलब जो कि डिपेंड करता है साइज ऑफ द सिस्टम या मास ऑफ द सिस्टम। मतलब अगर कभी भी मास ऑफ द सिस्टम में कुछ भी फ़र्क पड़ेगा या उसका साइज़ में अगर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी चेंजेस होगी। और उसी जगह इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहेंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगी, मतलब वो जो है वो डिपेंड नहीं करेगी साइज ऑफ द सिस्टम या उसके मास पे। अगर मान लीजिए हम किसी भी एक रूम है हमारे पास, उसका कोई भी एक पॉइंट में, एक कॉर्नर पॉइंट में उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, तो अलग कॉर्नर में क्या उसका कुछ फ़र्क होगा? पूरा रूम का टेम्परेचर तो सेम रहेगी। इसका मतलब ये समझ में आता है कि टेम्परेचर जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो चेंज नहीं होती है अगर मास ऑफ द सिस्टम या साइज ऑफ द सिस्टम चेंज करे तो। उसी प्रकार एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर है, प्रेशर है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, या स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक बोल के अगर किसी भी चीज़ के सामने में लिखा हो तो मान लीजिए आपको पता लग जाना चाहिए कि वो जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बस आपको याद रखना है स्पेसिफिक प्रेशर बोल के कुछ नहीं होता, स्पेसिफिक प्रेशर नहीं होता है। फ्रेंड, स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब ये शो करता है या डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज़ का प्रॉपर्टी को, या ये हमें बताता है कि वो सिस्टम का कंडीशन क्या है। मान लीजिए अगर हमें बोला गया है किसी एक पॉइंट पे हमारा जो एग्जांपल है, किसी भी एक पॉइंट पे अगर हमारा स्टेट है 5 बार और 1 मीटर क्यूब, तो इसके देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे उस पॉइंट में जो स्टेट दिया गया है 5 बार 1 मीटर क्यूब, ये उसका उस पॉइंट का कंडीशन बता रहा है कि वहाँ प्रेशर है 5 बार और वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। इसी प्रोसेस हुआ है हम तब बोलेंगे जब कोई एक सिस्टम वन इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट को जाए। मतलब हमारे पास मान लीजिए पहले हम स्टेट 1 में थे, अभी हम क्या किए स्टेट 2 में आए हैं, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, प्रोसेस हुआ है। अ प्रोसेस इज सेड टू बी ऑकर्ड इफ द सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम समझेंगे नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब ये एक रैपिड प्रोसेस है, मतलब ये तुरंत होने वाला प्रोसेस है जिसमें हमारा इंटेंसिव प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके ऊपर एक राइस बैग रखा हुआ है। मान लीजिए अब प्रेशर जो है वो 5 बार लग रहा है और इसमें वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, एयर का वॉल्यूम है। तो जैसे ही हम इस राइस बैग को हटा देंगे, इससे पूरा राइस बैग को, तो आपको पता है कि ये जो पिस्टन है इधर जो स्टॉप होके था, फिक्स जगह में रुका हुआ था, वो क्या होगा, तुरंत ही अपना जगह पोजीशन चेंज करके अपर साइड में आ जाएगा, इस जगह से इस जगह पहुंच जाएगा रैपिडली। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक रैपिड प्रोसेस हुआ।
और इसमें जो हमारा इंटेंसिव प्रोसेस है, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो जैसे कि हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमारा प्रेशर, ये क्या हुआ, कांस्टेंट नहीं रहा थ्रू आउट द प्रोसेस। इधर 5 बार था लेकिन इधर अब क्या हो गया, 1 बार हो गया। इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब ये एक इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस है जहाँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से ये जो इंटेंसिव प्रोसेस है वो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने फिर से एक पिस्टन सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट लिया, इस बार भी इसके ऊपर एक राइस बैग रखा, लेकिन इस बार हमें क्या, इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस करवाना है, इसको रैपिड प्रोसेस नहीं करवाना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक ग्रेन इससे हटाएंगे, राइस ग्रेन रिमूव करेंगे, ना ही राइस बैग, मतलब एक एक ग्रेन रिमूव करेंगे। पहले एक ग्रेन, दूसरा ग्रेन, तीसरा ग्रेन। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जो पिस्टन है वो अपवर्ड की ओर धीरे धीरे इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस होगा, इसका पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव होगा। और इधर आप देख सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे चेंज होगी। जैसे इधर प्रेशर 5 है, इधर प्रेशर 1 हुआ, लेकिन इधर ये धीरे धीरे होगी, मतलब पहले 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, ना ही जैसे कि उधर 5 से 1 हो जाएगी, रैपिडली चेंज नहीं होगी। इसी को हम कहेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक प्रोसेस को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, साइक्लिक प्रोसेस मतलब जब कभी कोई सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेस से पास आउट हो लेकिन फिर भी उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, तब हम उसे कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। इसमें हमेशा कंटिन्यूस और रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब कभी हमारा कोई सिस्टम 1 स्टेट से आए तो उसी को हम कहते हैं प्रोसेस। तो इधर आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ, 1 से 2 गया ए पाथ से और बी पाथ से वो वापस आया, तो 1 से 2 स्टेट में जो गया इसी को हम प्रोसेस कहेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं ये एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब ये एक रिवर्सिबल साइकिल है और ये कंटिन्यूअस भी है पाथ। इसीलिए इसमें आप देख सकते हैं इधर 2 प्रोसेसेस है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस इधर क्या है, 2 है। एक याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस हमेशा मोर देन 1 होता है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन ये हमेशा मोर देन 1 नंबर ऑफ प्रोसेस रहेगा। और इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट आप देख सकते हैं इधर सेम है, और इसका ये कंटिन्यूस और रिवर्सिबल पाथ को फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार सिमिलरली ये एग्जांपल देखिए, इधर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो ए पाथ फॉलो किया जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस था और कंटिन्यूस भी है, आप देख सकते हैं बी, फिर सी। तो इससे आपको पता लग रहा है इसमें 3 नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, ए बी सी। उसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, वो है स्टेट 1, और ये कंटिन्यूस और रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब हम कभी गैस और लिक्विड में लगने वाला प्रॉपर्टी पर पढ़ेंगे तब हम उसे बोलेंगे प्रेशर, जबकि सॉलिड पे जब हम ये वाला चीज़ पढ़ेंगे तब हम उसे प्रेशर नहीं बोल के स्ट्रेस बोलेंगे। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार या टॉर। इससे हम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये एक ऐसा प्रेशर है जिसको कि हम मेज़र करते हैं एटमॉस्फेयर का फ्रॉम सी लेवल। मतलब फ्रेंड्स, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1.01325 बार। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे गॉज प्रेशर किसे कहते हैं। तो प्रेशर जिसको हम मेज़र करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को कहेंगे हम गॉज प्रेशर। फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट प्रेशर हम उस प्रेशर को कहेंगे जब कोई प्रेशर को मेज़र किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू ज़ीरो,
गॉज प्रेशर उसे कहेंगे जब हम किसी प्रेशर को मेजर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम उसे कहेंगे गॉज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर जो कम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे हम कहेंगे वैक्यूम प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ बताता है रेट ऑफ इंक्रीज द प्रेशर with respect to height of the fluid is equals to its specific weight or weight density। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन वो है PV is equals to NR bar T, जहाँ P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। यहाँ R बार जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है, आर बार का वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर कभी हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू PV/NR/T। कभी भी अगर आपको पूछे कि आइडियल गैस है कि नहीं, हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम चेक करेंगे, अगर हमें दिया रहेगा कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब Z जो है वो इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि ये एक आइडियल गैस है। अगर गलती से भी अगर Z अगर ग्रेटर देन 1 या Z अगर लेसर देन 1 हुआ तो इसका मतलब ये एक रियल गैस है, ये आइडियल गैस नहीं है। आइडियल गैस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो क्या है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम उसको आइडियल गैस बोलते हैं। फ्रेंड्स, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू NR/T। हम n अगर स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल, उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो स्मॉल m बाई m है, तो हम जैसे ही m/m पुट करेंगे तो R बार बाई कैपिटल M का वैल्यू होता है R, मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू MRT। तो फ्रेंड्स, हम R का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? R बार बाई M करने से भी हमें R का वैल्यू निकल जाएगा। R बार का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M का मतलब है मोलर मास। तो जैसे ही हमारा मोलर मास ज़्यादा होगा, हाई होगा जितना, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का भी वैल्यू उतना ही कम होगा।